Drawbacks of Rutherford's atomic model. Drawbacks of Rutherford's atomic model. लिखिएगा इसमें planetary model of atom. Planetary model of atom was rejected. Was rejected by scientists. Rejected by scientists because in this model electron will be accelerated in circular path. Therefore according to Maxwell's theory, the energy of electron will be radiated in the form of electromagnetic wave. Therefore electron will finally fall into the nucleus and atom will destroyed. Maxwell's theory, radiated in the form of electromagnetic wave. पहले लिख लीजिए, इसको फिर समझाते हैं. क्या ड्रॉबैक था रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का? ये चीज यहां पर लिखा हुआ है कि क्या मॉडल था, मतलब ड्रॉबैक क्या था इसका. लिख लिए. चलिए समझाते हैं. यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये लिखा क्या है. तो प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम वाज रिजेक्टेड बाय साइंटिस्ट, यानी वैज्ञानिकों ने जो रदरफोर्ड साहब प्लेनेटरी मॉडल दिया उसको रिजेक्ट कर दिया. और प्लेनेटरी मॉडल क्या था? तो हमने बताया था कि जैसे सूरज और जितने भी प्लैनेट्स हैं, तो सूरज हो गया न्यूक्लियस
और जितने भी प्लैनेट्स जो उसको घूम रहे हैं गोल गोल वो हो गए लाइक इलेक्ट्रॉन्स। बस अंतर इतना ही है कि सोलर सिस्टम में सूरज न्यूक्लियस काम करता है और प्लैनेट्स रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के जैसा होते हैं, और वहां पे जो पाथ होता है वो इलिप्टिकल होता है। जबकि एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो पाथ इलिप्टिकल नहीं होता है, कैसा होता है, सर्कुलर होता है। बात समझ आया? तो प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम को साइंटिस्ट लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। आखिर क्या कारण था कि रिजेक्ट किया? तो एक मैक्सवेल वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि जब किसी पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ निगेटिव चार्ज घूमेगा तो ड्यू टू कूलम्बिक इंटरेक्शन, प्लस और माइनस है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। और वो इलेक्ट्रॉन घूमते 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 जब काम कर रहे हैं ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, तो वो घूमते घूमते एक ऐसा समय आएगा कि उसका एनर्जी घटते घटते वो न्यूक्लियस के नजदीक आ जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा जब वो न्यूक्लियस से टकरा जाएगा। और जब न्यूक्लियस से टकराएगा तो एटम का सर्वाइवल जो होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैक्सवेल ने बोला कि जब कोई निगेटिव चार्ज किसी पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग घूम रहा है चारों तरफ गोल गोल, तो उस समय अट्रैक्शन के कारण से एनर्जी रिलीज होगा, और उस घूम रहे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो होगा वो समय के साथ घटेगा, और एक ऐसा समय आएगा कि उसका एनर्जी इतना कम हो जाएगा कि वो न्यूक्लियस से आकर के टकरा जाएगा और एटम का सर्वाइवल खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय कर जाएगा एटम। बात समझ? इस चीज के कारण से मैक्सवेल ये रदरफोर्ड साहब के थ्योरी को वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बात समझ आया? तो वही यहां लिखा है, प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम वाज रिजेक्टेड बाय साइंटिस्ट बिकॉज इन दिस मॉडल इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेलरेटेड इन सर्कुलर पाथ्स। बात समझ आया? देयरफॉर अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, इस प्रकार से मैक्सवेल थ्योरी के अनुसार द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एनर्जी उसका रेडिएट होगा, बाहर निकलेगा, तो उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कमेगा, घटेगा। बात समझ आया? in the form of electromagnetic wave, therefore electron will finally fall into the nucleus and atom will destroyed। बात समझ में आया? तो अब देखिए ये चित्र से आप समझिएगा, यहाँ पे ये हो गया मान लीजिए न्यूक्लियस, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है जो इसको घूम रहा है गोल गोल। तो एक ऐसा समय आएगा कि ये घूमते 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 न्यूक्लियस के में क्या हो जाएगा जी, टकरा जाएगा आकर के। यही है, इस चित्र से ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा था और अट्रैक्शन के कारण से धीरे धीरे इसका एनर्जी घटा, और ये इसके नजदीक आते 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 न्यूक्लियस में घुस गया, न्यूक्लियस से टकरा गया और एटम जो है वो डिस्ट्रॉय कर गया। इस चित्र को जल्दी बनाइए, उसके नीचे तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में होता है, और इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, तो उसी का एनर्जी घटेगा। बात समझ ना? न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट में रहता है जो न्यूक्लियस की चारों तरफ गोल गोल घूमते रहता है। बात समझ आया? तो ये था बेसिक फंडामेंटल चीज, और ये था ड्रॉबैक्स किनका, रदरफोर्ड्स का। अब हम लोग थोड़ा सा एक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे बात करेंगे और उससे क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन क्या होता है। लिख लिए? चलिए अब हेडिंग डाल दीजिए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच।
सबसे पहले चित्र को बनाइए। ये एक एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये अल्फा पार्टिकल चला और कुछ एंगल से ही क्या हो गया, वापस आ गया था। बताया था ना एक्सपेरिमेंट में कि एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस हो गया था। इसका मतलब है कि ये, और ये इसको टच भी नहीं किया था जी, ये जो है एटम के सेंटर के नजदीक से घूर के चला आया था, एटम के सेंटर को छुआ भी नहीं था, टच भी नहीं किया था। तो ये जो डिस्टेंस बच गया ना न्यूक्लियस और जहां से वो घूमा है, वही दूरी क्या कहलाता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहलाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। एक लाइन इसमें लिख दीजिएगा, इफ अल्फा पार्टिकल, if alpha particle was moving with initial kinetic energy 1/2 mu square, then at closest approach, its velocity will be 0 and hence loss in kinetic energy will be equal to gain of potential energy, is equal to gain of potential energy। मतलब ये कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और ये कहां पे हुआ, तो एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जरा सा समझने की जरूरत है यहाँ पे, इस अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1/2 mu स्क्वायर है, इनिशियल स्पीड u है और काइनेटिक एनर्जी 1/2 mu स्क्वायर है। समझना है, अल्फा पार्टिकल चला किसके तरफ, एटम के तरफ। तो जब ये चला तब उस समय स्पीड ज्यादा था, और ये जैसे जैसे न्यूक्लियस के नजदीक जा रहा था उसका स्पीड घट रहा था। इसका मतलब क्या निकाला गया कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूक्लियस भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो जब किसी पॉजिटिव चार्ज के तरफ कोई पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो उसका स्पीड स्लो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ड्यू टू रिपल्सन। बात समझ में आया। तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये जब दौड़ा इसके तरफ तो इसका स्पीड स्लो हो गया, और इस पॉइंट पर जब आया तो इसका जो स्पीड था वो 0 हो गया। मतलब काइनेटिक एनर्जी टोटली कन्वर्ट हो गया किस में, पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम ये बोल सकते हैं कि एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आया। नोट करिए इसको जल्दी फटाफट, और एक फॉर्मूला यहां से हम लिखते हैं, बहुत मजेदार टॉपिक है।
हो गया, मिटाएं इसको। तो ये बात ध्यान रखना है कि जब पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल एटम के तरफ दौड़ा तो उसका काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम हो गया, स्पीड कम होने के कारण से, और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर जब पहुंचा तो उसका काइनेटिक एनर्जी टोटली कन्वर्ट हो गया किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। और ये ये जो अल्फा पार्टिकल है ना, न्यूक्लियस को छू भी नहीं सका, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज वो भी पॉजिटिव चार्ज, तो वो एक दूसरे को टच नहीं कर सकता है, वो कुछ दूरी से ही क्या हो गया, वापस हो गया। बात समझ में आया? तो यही न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच का जो दूरी है उसको क्या कहा जाता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो अब यहां से एक फॉर्मूला आएगा, ये लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बराबर गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मिटाएं इसको। तो इसका फॉर्मूला देखिए, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब 1/2 mu² लॉस होगा जो काइनेटिक एनर्जी, और गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी तो 1/4πε0। ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी निकालने का। पहले समझ लीजिए इस बात को। मान लीजिए कि यहां पर एक प्लस चार्ज है और यहां पर भी एक प्लस या माइनस चार्ज, जो भी आप माने हैं, इसके बीच का दूरी जो है वो मान लेते हैं कि r है। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कैसे निकालेंगे, इसका चार्ज Q1 है और इसका चार्ज Q2 है, ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं 12th में। तो यहां पर अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का बात करें तो आप कहोगे 1/4πε0 Q1 Q2/r हो जाएगा। इसी को 1/4πε0 को K कहा जाता है, K Q1 Q2/r। अगर फोर्स का बात करें तो ये r² हो जाएगा, बस इतना ही का अंतर होगा, K Q1 × Q2/r² हो जाएगा। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, और ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो यही न्यूक्लियस हो गया पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हो गया नेगेटिव चार्ज, इनके बीच का दूरी r है, इस पर चार्ज Jd है और इस पर चार्ज E है। ये Jd चार्ज लिखे हैं, समझ में आया? जैसे मान लीजिए कि सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। मतलब सोडियम के पास 11 प्लस चार्ज होगा, प्रोटॉन होगा। एक प्रोटॉन पे चार्ज 1.602 × 10⁻19 कूलम होता है, जिसको हम लोग ई से दिखाते हैं। तो बताओ Z × E, यही ना हो गया, 11 × E क्या हो गया, टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ सोडियम। हुआ कि नहीं हुआ? तो हम इस न्यूक्लियस के चार्ज को, एटॉमिक नंबर को Z मान लिए और एक प्रोटॉन के चार्ज को E मान लिए, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, Z × E, Jd हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ में आया? तो न्यूक्लियस के पास Jd चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे E चार्ज हैले है, तो हम यहां लिख सकते हैं Ze × E अब बाई r0 लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब ये आप देख लीजिए क्या बन के आ गया फॉर्मूला। फॉर्मूला आया आपका, ये देखिए 1/2 mu² = K Jd² इसलिए r0 = K Jd² 1/2 mu², या इसी को लिख सकते हैं K Jd² काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया? नोट करिए इसको जल्दी फटाफट, और इस पे क्वेश्चन लिखते हैं। नोट करिए पहले। लिख देते हैं वेयर r0 = डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच
और जेड आपको पता ही है कि ये है एटॉमिक नंबर। ई आपको पता है कि चार्ज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर यहां लिख देते हैं, देखिएगा एम क्या हो गया, तो ये हो गया मास ऑफ अल्फा, और यू क्या होगा, तो स्पीड ऑफ अल्फा, और 1/2 mu² हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, और के हो गया 9 × 10⁻⁹ फटाफट सब लिखिए। हो गया। हो गया, मिटा इसको। देखिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन फटाफट लिखिए और इसको हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन है ए 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल, a 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट alpha particle is scattered through 180 degree from 180 degree from the gold foil, from the gold foil, from the gold foil. Find distance of closest approach. Find the distance of closest approach to the gold न्यूक्लियस। यही क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करना है। तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन में दिया क्या है, इस क्वेश्चन में दिया है अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला पहले ध्यान में लाएंगे। पूछा गया है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो आर नॉट इक्वल टू के जेडी² बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, यही फॉर्मूला होता है।
तो k का वैल्यू हमने आपको लिखवाया था कितना, 9 इंटू 10⁹ सीधा लिखेंगे। जेड गोल्ड न्यूक्लियस है तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को हम लिख दिया 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब का स्क्वायर कर दिए। और यहाँ पे 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसको जूल में कन्वर्ट करिए, क्योंकि ये सब जूल में है, जूल कूलम्ब में है ना। इसका यूनिट अभी ना लिखे थे, जूल मीटर पर कूलम्ब स्क्वायर। और यहाँ देखिए कूलम्ब स्क्वायर, तो कूलम्ब स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। और नीचे में इसको जूल में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो जूल जूल कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो आर नॉट का वैल्यू मीटर में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻13 कर दीजिए, ये जूल में आ जाएगा। अब इसका सोल्यूशन कर लीजिए, ये हो गया 9 इंटू 79 इंटू ये हो जाएगा 19 दूना 38, 38 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा है, माइनस, अगर 38 में से 9 गया तो कितना बचेगा -29, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻29 इंटू 1.6 इंटू 1.6 दो बार आएगा, स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻13, ये एक से तो एक ये कट जाएगा, कट जाएगा ना, एक से एक कट जाएगा यहाँ पे। और ये 10⁻13 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा -16 हो जाएगा ना। यानी ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 79 इंटू 1.6 अब बाई 5 इंटू 10 का पावर कितना -16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए कहाँ पे, कहाँ पे ये, अच्छा हाँ वो 9 हो जाएगा। अब इसका गुना भाग तो केवल कर देना है, मीटर में आ जाएगा, गुना भाग करिए इसका जल्दी, गुना भाग इसका जल्दी करिएगा। इसमें जो आंसर दे रहा है वो है 4.55 इंटू 10⁻14 मीटर। इसका पूरा कैलकुलेशन करिए, 16 से 2 हट के -14 हो जाएगा, दशमलव इधर उधर चेंज होगा तो। किसका, हाँ तो ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ना, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻13 जूल के बराबर होता है। तो ये 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था ना, तो उसको जूल में बदलने के लिए 5 में उस इतना से गुना करना होगा कि नहीं करना होगा। अब ये सब कैंसिल होकर के देखिए ये आया, इसका गुना भाग कीजिएगा तो ये आ जाएगा, समझ में आया, कैलकुलेशन है केवल। यहाँ पे 4.5 इसको याद रखिएगा।
हो गया। क्वेश्चन को मिटा के क्वेश्चन लिख रहे हैं हम। आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन को फिर से बनाइए, दूसरा क्वेश्चन इस पे। ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट, एन अल्फा पार्टिकल having kinetic energy equal to 8.7 mega electron volt is projected towards the nucleus of copper. Calculate its distance of closest approach। बनाइए तो इसको। फॉर्मूला सेम है, कुछ नहीं है। वहां पर अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी 8.7 दे दिया है, बाकी यहां पर चेंज कर लेंगे आप। क्योंकि यहाँ पे गोल्ड का न्यूक्लियस ना होकर के ये कॉपर का न्यूक्लियस है, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29 होता है, 29। और एक यहाँ पर आप चेंज कर लेंगे, यहाँ पर 8.7 हो जाएगा। तो चेंजिंग बस यही हुआ, बाकी कहीं कोई चेंजिंग नहीं है। आप सीधी सी काम करेंगे, 8.7 और ये हो जाएगा 29। बाकी आप कैलकुलेशन करोगे तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 10 का पावर -16 होगा। और बाकी आपका कैलकुलेशन है यहाँ पे 29 और यहाँ पे 8.7 आपको रखना है। अब यहां से आप आंसर के तरफ मूव कर सकते हैं। क्या आंसर होगा नोट करिए इसको जल्दी फटाफट। इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो ये आ रहा है 9.6, एग्जैक्ट आ रहा है 9.6 इंटू 10 का पावर -15 मीटर आंसर हो जाएगा इसका। तो ये है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर दो क्वेश्चन हमने आपको बताया। और जनरली ये जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे 12th का मॉडर्न फिजिक्स, तो उसमें ये चीज आपको फिजिक्स वाले सर भी पढ़ाएंगे। तो फिजिक्स में ये टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स 12th में है और केमिस्ट्री में ये आपको 11th में ही मिलेगा। हो गया? क्लियर हो गया? कोई समस्या इसमें? मिटाएं इसको। चल, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के, इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर, थोड़ा इस टॉपिक को आप लोग समझिए। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? जैसे ये एक एटम है,
एक एटम है, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ठीक है। एक अल्फा पार्टिकल ऐसे गया और ऐसे बेंट कर गया, घूम गया, तो ये जो अल्फा पार्टिकल था, जो ये सेंटर वाला, ये वाला, ठीक है, ये तो एंगल इसका हो गया डेविएशन एंगल कितना, थीटा। और ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये बीच वाला अल्फा पार्टिकल और ऊपर वाला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर बी कहा जाता है, ठीक है ना। नोट करिए फिगर को पहले फटाफट, यही है इम्पैक्ट पैरामीटर। Impact parameter of the alpha particle is defined as the perpendicular distance of the velocity vector of the alpha particle from the center of the nucleus when it is far away from the nucleus. हाँ बोलो है, एक मिनट। Impact parameter of the alpha particle is defined as the perpendicular distance of the velocity vector of the alpha particle from the center of the nucleus when it is far away from the nucleus. जो न्यूक्लियस से कुछ दूरी पर मौजूद है ना, फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो यहां से ये बी कैलकुलेट किया गया। कौन फोन कर रहा है? तो B इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/4πε0 और ये हो जाएगा ZE² cot θ/2 by 1/2 mu²। ये फॉर्मूला रट जाना है, इसको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला को रट जाइए। B इज इक्वल टू 1/4πε0 और ZE², ये इसको हम यहां भी लिख देते हैं सीधा शॉर्टकट में, आप इसको लिख सकते हो B इज इक्वल टू K ZE² cot θ/2 by kinetic energy of alpha particle। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इम्पैक्ट पैरामीटर निकालने के लिए। इम्पैक्ट पैरामीटर आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। इस पर हम लोग 2 क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये हो गया इम्पैक्ट पैरामीटर।
Impact parameter of the alpha particle is defined as the perpendicular distance of the velocity vector of the alpha particle from the center of the nucleus when it is far away from the nucleus. B is equal to 1 by 4 pi epsilon naught jd square cot theta by 2 by 1 by 2 mu square, या B is equal to k jd square cot theta by 2 kinetic energy of alpha particle. अब यहां बात आएगा न्यूमेरिकल बनाने का. ऊपर में मिटाइए. चलिए लिखिए फटाफट क्वेश्चन. क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. चलिए क्वेश्चन है what is the दिख रहा है ना? है? what is the impact parameter at which the scattering angle is 90 degree for Z is equal to 79 गोल्ड के लिए, and alpha particle of initial kinetic energy of 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. चलिए बनाइए इसको. इसको सॉल्व करें. ये बेटा है देख सकते हैं. फॉर्मूला आपके पास है. सॉल्यूशन फॉर्मूला आपके पास है B इज इक्वल टू के जेडी स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल. यही ना है? तो कैसे सॉल्व करेंगे? के हमको पता है 9 इंटू 10 का पावर 9. जेड क्वेश्चन दिया है 79. ई भी पता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 का स्क्वायर. और कॉट 45 बाई कॉट 90 ना, कॉट 90 बाई 2 मतलब 45. तो कॉट 45 वैल्यू 1 होता है ना, 1 होता है. तो ये हो जाएगा. काइनेटिक एनर्जी कितना दिया? 10 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 13 हो जाएगा. अब केवल सोल्यूशन कर देना है. तो यहां से आप देख सकते हो ये तो 1 खत्म हो गया. 9 इंटू 79 इंटू 19 दूना 38. 38 में से 9 गया, कितना हो गया? 10 का पावर माइनस 29 ना. आई हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 1.6. 2 बार लिखना होगा क्योंकि स्क्वायर है. और नीचे हो गया 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 12. ये एक तो कैंसिल हो गया. ऊपर 10 का पावर माइनस 12 जाएगा तो कितना बच जाएगा जी? 10 का पावर माइनस 17 बचेगा ना. तो इधर तो गुना में आ गया 10 का पावर माइनस 17. बोलिए. अब इसका गुना भाग कर देना है आपको. केवल गुना भाग करना है. कॉट 45 तो 1 हो गया ना. कॉट 45 तो 1 हो गया, नहीं हुआ है?
तो ये आ जाएगा 1.14। आंसर दे रखा है 14 इंटू 10 का पावर -14 दे रखा है। आप कैलकुलेशन करेंगे तब पता चलेगा एग्जैक्ट। वन पॉइंट 14 इंटू 10 का पावर -14 मीटर। बोलिए, क्लियर हुआ? हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा इसको अब इसका गुना भाग करिएगा तो वो आंसर आ जाएगा। दशमलव इधर उधर होगा और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, बनाइए फटाफट। क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द इम्पैक्ट parameter. Calculate the impact parameter of 5 mega electron volt alpha particle scattered by 60 degree when it approaches a gold nucleus। इसी को सॉल्व करना है। फॉर्मूला तो पता है कि B इक्वल टू के जेडी स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब यहां पर k का वैल्यू 9 इंटू 10 का पावर 9, z हो गया 79 चूंकि गोल्डन न्यूक्लियस है, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 का स्क्वायर ना, तो कॉट 60/2 हो जाएगा कितना, √3 30, कॉट 30 का वैल्यू √3 हो जाएगा। आइए आपका हो गया 5 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -13। अब ये हो जाएगा आपका 9 गुना 7 9 1.6 इंटू 1.6 इंटू √3 इंटू 38 में से 9 गया 10 का पावर -29 ना। और नीचे आ गया 5 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -13। तो अब क्या होगा, 10 का पावर -13 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 79 इंटू 1.6 और इसका वैल्यू √3 का वैल्यू होता है 1.732 बाई 5 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा
13 है ना, तो -14 हो जाएगा। वो कितना आ जाएगा, हो -14 हो जाएगा, इन होगा 13 है, 9 में से 3 सॉरी 6 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व तो करना है। यही सॉल्व करिएगा तो आंसर आएगा। -3.94 इंटू 10⁻⁻14। देखिए 3.94 सॉरी 3.94 इंटू 10⁻⁻14 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्या हुआ, हो गया। तो ये था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और दूसरा था इम्पैक्ट पैरामीटर। दोनों पे क्वेश्चन बता दिए, उनका ड्रॉबैक बता दिए, रदरफोर्ड साहब हो गए खत्म। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि इनको बोर्स थ्योरी को। ठीक है, उससे पहले 2 क्वेश्चन और करते हैं, मजेदार क्वेश्चन है ये, बेटा इसको ये आप लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से करेंगे। क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड wave number calculate the frequency and wave number of radiation with wavelength 480 नैनोमीटर 480 नैनोमीटर। मतलब आपको लैम्डा दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है, और आपसे फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर पूछा गया कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा और वेव नंबर क्या होगा यहाँ पे। तो आप सॉल्यूशन करेंगे। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम क्या लिखे थे, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, याद आ रहा है। सी हो गया स्पीड ऑफ लाइट और लेमडा हो गया वेवलेंथ। तो सी स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और लेमडा दिया है 480 और नैनोमीटर में, तो इसको मीटर में चेंज करना है तो 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा, हो जाएगा ना। अरे ये समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला होता है न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ाए थे। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से पहले जब हम लोग वेव के बारे में पढ़ रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, तो ये फॉर्मूला बताए थे कि नहीं बताए थे, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। सी कांस्टेंट रहता है स्पीड ऑफ लाइट, और लेमडा केवल चेंज करेगा। बात समझ में आया। अब ये लेमडा कभी नैनोमीटर में देगा, कभी एंगस्ट्रम में देगा, तो उसको मीटर में चेंज कर लेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे ये आपका हो जाएगा 3/48, आई हो गया कितना 8 8 16, तो ये हो जाएगा ऊपर जाएगा तो 10⁻16 हो जाएगा, और मीटर मीटर कट जाएगा तो पर सेकंड। अब 3 16 48 कट जाएगा, यह आ जाएगा आपका 1/16 इंटू 10⁻16 नहीं हो जाएगा पर सेकंड। अब इसी को भाग दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, नोट करिए। और वही अगर आपसे
वेव नंबर पूछे तो न्यू बार होता है, वेव नंबर को सिंबल न्यू बार से दिखाते हैं। आपके कॉपी में भी देख लीजिएगा या वीडियो देख लीजिएगा, जो पढ़ाए हुए हैं उस वीडियो में भी ये चीज टॉपिक पूरा पढ़ाए हुए हैं, तो उसको आप देख के कवर कर सकते हैं। न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, या मेरे चैनल पे भी जाके पढ़ सकते हैं, अर्जुन सर केमिस्ट्री वाले, है ना, टाइप करिएगा तुरंत आपको वीडियो लेक्चर सब मिल जाएगा। तो 1/λ ये हो जाएगा 1/480 इंटू 10 का पावर, ये हो जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं 1/48 इंटू 10 का पावर 8 पर मीटर। तो वेव नंबर तो पर मीटर में ना आता है, नोट करिए, सॉल्यूशन कर लीजिए उसका। तो अगर हम भाग दें, 1 में भाग दिए 16 से, और तो ये आपका आ जाएगा 6.25 इंटू 10 का पावर 14 पर सेकेंड, ये आ जाएगा आपका। और 1 में भाग दिए 48 से, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 का पावर 6 पर मीटर वेव आ जाएगा। क्लियर है? देखिए जहां भी दिक्कत हो वीडियो देख लीजिए, अगर वीडियो से क्लियर नहीं हो तो फिर हम आके बैठते हैं यहाँ पर 2-4-5 मिनट, तो उसमें पूछ लीजिए। अब इतना सहूलियत तो आप लोग को मिलता है, वीडियो दो जगह अवेलेबल है, जिरकोन पे भी अवेलेबल है और मेरे चैनल पे भी अवेलेबल है कि नहीं, तो कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं उसको। सब्सक्राइब लेकिन जरूर कर देना बेटा। इसको आगे बढ़ा जाए, एक और क्वेश्चन लिखिए फटाफट, एक क्वेश्चन और फटाफट आप लिखें, थोड़ा और मजेदार क्वेश्चन लिखते हैं। कैलकुलेट 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 द एनर्जी कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड calculate the energy associated with quanta of light having wavelength 6000 एंगस्ट्रम, 6000 एंगस्ट्रम। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है जी। एनर्जी निकालना है क्वांटा का, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या बोलता है? E इक्वल टू hc/λ, यही ना फॉर्मूला लिखवाए थे। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्वांटा का एनर्जी, किसी भी लाइट के क्वांटा का एनर्जी अगर निकालना है तो उसका एकमात्र फॉर्मूला क्या आपको दिया गया है? E इक्वल टू hc/λ, और h पता है 6.626 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड, है कि नहीं? ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। 80 हो गया 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा 6000 एंगस्ट्रम, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे 10 का पावर -10 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पर सेकेंड और सेकेंड कट जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, देखिए मीटर से मीटर कट गया, तो जूल में आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सीधा सा बात है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 6.626 इंटू 10 का पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 का पावर 8, और नीचे हो गया 6 इंटू 10 का पावर कितना? -7। ये देखो 3 दूना 6
और 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, ये देखो आ गया आंसर कैंसिल होकर के। ये आंसर आया 3.313 इंटू ये 8 7 15, 34 में से 15 गया तो 10 का पावर -19 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 का पावर -19 जूल। आंसर हो गया। हो गया। कुछ पूछना है इसमें? चलो एक लास्ट अंतिम क्वेश्चन, मिटा दे इसको पूरा। लिखिएगा, अंतिम क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो between the energies of two radiations one with a wavelength of 6000 angstrom and other with 2000 एंगस्ट्रम। दो रेडिएशन हो रहा है, यानी दो वेवलेंथ दिया है और दोनों में एनर्जी का रेशियो पूछा है। बात समझ में आया? तो अगर इसका सॉल्यूशन किया जाए, सॉल्यूशन, तो 6000 वेवलेंथ वाले का निकालिए एनर्जी, तो हम लिखते हैं उसको E 6000 एंगस्ट्रॉम वाले को लिख देते हैं E1, कोई दिक्कत? और दूसरे वाले को लिख देते हैं E2। E1 बराबर Hc बाई लेमडा, लेमडा 6000 एंगस्ट्रॉम, और दूसरे वाला में भी Hc बाई लेमडा, लेमडा 2000 एंगस्ट्रॉम। बोलो, एक 6000 एक 2000, Hc तो कट जाएगा ना, ये देखो कट जाएगा। आइए देखो ऊपर चला गया 2000 और नीचे आ गया 6000, ये 3 बार में कट गया कि नहीं कट गया? तो कितना हो गया? 1/3। इसका मतलब ये है कि E2 जो है वो 3 टाइम्स बड़ा है किससे? E1 से। यानी ये बात तय हो गया कि जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका एनर्जी कम होगा। कर लीजिए। और अब हम लोग बात करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल पे। ये कुछ एक सवाल था जो बनाए समझाए, यानी अभी हम लोग 7 8 सवाल किए।
ड्रॉबैक्स पढ़ लिए, इम्पैक्ट पैरामीटर पढ़ लिए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पढ़ लिए, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है बोर्स एटॉमिक मॉडल। हेडिंग डालते हैं हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल पे, मिटा इसको। बात सब क्लियर है ना? मिटाएं। चलिए, तो अब हेडिंग डाल दीजिए बोर्स एटॉमिक मॉडल 1913। बोर्स एटॉमिक मॉडल 1913, 1913, 1913। 1909 से 1911 तक जो था वो रदरफोर्ड साहब, और 1913 में आया किनका? बोर्स साहब का। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, बोर्स जो थे वो रदरफोर्ड को सपोर्ट किए थे। बोर्स एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड साहब के सपोर्ट में आया था, लेकिन कुछ वहां पर रिस्ट्रिक्शन था, कुछ बातें थी। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लिखते हैं बोर्स पोस्टुलेट्स। बोर्स पोस्टुलेट्स, इसमें लिखेगा बोर्स पोस्टुलेट्स। पहला बोर्स पोस्टुलेट लिखते हैं व्हेन एन इलेक्ट्रॉन electron revolves, when an electron revolves around the nucleus, when an electron revolves around the nucleus on a fixed or certain circular paths, when an electron revolves around the nucleus on a fixed and certain circular paths called orbits or cells, called orbit or cells, ऐसे लिखना इसको। इलेक्ट्रॉन्स वेन नहीं लिखेगा, बस केवल लिखेगा इलेक्ट्रॉन्स। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस on a fixed and certain circular paths, on a fixed and certain circular paths, fixed and certain circular paths called orbit or cell. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑन ए फिक्स्ड एंड सर्टेन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट और सेल। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा, और उस सर्कुलर पाथ का जो एनर्जी होगा, उस सर्कुलर पाथ जो होगा वो एक निश्चित पाथ होगा, फिक्स्ड पाथ होगा। यहां पर लिख भी दिया गया है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ जो गोल गोल घूमेगा, वो कहां पे घूमेगा? तो एक निश्चित सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। उसी निश्चित सर्कुलर पाथ का नाम क्या दिया गया? ऑर्बिट और सेल कहा गया। बात समझ आया? नोट करिए इसको। उसके बाद यहां पर एक चित्र समझाते, लिख लिए, देखिए। तो एक फिगर देखिए, ये न्यूक्लियस है, ये एक एटम है,
और ये हो गया आपका क्या, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस हो गया, जिसमें अब यहां पर आप देखेंगे कि इसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या है, तो ये है ऑर्बिट और सेल। यही है ऑर्बिट्स एंड सेल्स, इसी का नाम है। इसमें आप देखोगे कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर आइएगा, जैसे इसका हम नाम लिख दिया गया, n=1 फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ है, और ये फिफ्थ है। नाम भी दिया गया, ये के सेल है, ये एल सेल है, ये एम सेल है, ये एन सेल है, और ये ओ सेल है। बात समझ में आया? और न्यूक्लियस से जैसे जैसे आप दूर जाइएगा, वैसे वैसे ऑर्बिट का साइज जो होगा वो बढ़ेगा, रेडियस जो होगा वो बढ़ जाएगा। बात समझ में आया? तो हम ये लिख देते हैं यहाँ पे, मान लीजिए ये ऑर्डर लिखते हैं, R1 से बड़ा होगा कौन, R2। पहला रेडियस, पहला ऑर्बिट का रेडियस से बड़ा होगा दूसरा ऑर्बिट का रेडियस, फिर क्या होगा तीसरा, फिर क्या होगा चौथा, फिर क्या होगा पांचवा, एंड सो ऑन होता जाएगा। और दूसरा चीज कि रेडियस बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा। न्यूक्लियस का सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पे होगा जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होगा। तो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक पहला ऑर्बिट है, तो उस पर न्यूक्लियस का सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा। और जैसे जैसे न्यूक्लियस से अवे दूर जाइएगा, वैसे वैसे रेडियस बढ़ेगा, जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का घट जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं F1 सबसे ज्यादा होगा, तब होगा F2, तब होगा F3, तब होगा F4, तब होगा F5 एंड। और साथ ही साथ एक पॉइंट और है कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे, वैसे वैसे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। यानी E1 से ज्यादा होगा कौन, E2 से ज्यादा होगा E3, E4, E5, सो। यानी जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे, वैसे वैसे ऑर्बिट का एनर्जी बढ़ेगा, और उस पार्टिकुलर ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का भी एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा। बात क्लियर हुआ? और यहां पर एक चीज, एनर्जी डिफरेंस का अगर बात करें ना, तो ये डिक्रीज करता है। अगर दो बिटवीन टू ऑर्बिट के बीच में एनर्जी का डिफरेंस जब निकालोगे, तो वो स्लाइटली क्या होता है, घटता हुआ दिखाई देता है। यानी हम ये बात यहां पर लिख दें अगर, जैसे कि डेल्टा ई कौन, तो ये 1 और 2 के बीच में लिख दें, इसको हम लिखते हैं डेल्टा E1। ये जो डिफरेंस है इसको लिख दिए डेल्टा E1, इस डिफरेंस को लिख दिए डेल्टा E2, इसको लिख दिए डेल्टा E3, और इसको लिख दिए डेल्टा E4। तो डेल्टा E1 बड़ा होगा तब कौन होगा, डेल्टा E2, तब डेल्टा E3, तब डेल्टा E4 एंड सो ऑन। एनर्जी डिफरेंस डिक्रीज कर जाता है, नोट करिए इसको।
चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब अगले क्लास में हम लोग बाकी पढ़ेंगे। इतना तैयार करिए, उसके बाद अगले क्लास में हम लोग बोर्स का 4 थ्योरी और पढ़ेंगे, फिर कैलकुलेशन का पार्ट शुरू हो जाएगा, यानी न्यूमेरिकल वगैरह आएगा।